नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से हमारे डीडीसी लाइव क्लास में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। पिछले क्लास में हम संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध के बारे में जाने थे। अब हम मूल विधि की जो सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन है जिसका नाम है FIR, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे जो आपके दरोगा के परीक्षा के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसको हम साधारण शब्दों में FIR के नाम से पुकारते हैं। यदि हम एक बात आपको बता दें कि इसको कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। वर्तमान समय में लोग कहते हैं कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में इस शब्द को परिभाषित किया गया है, तो आप दिमाग में बैठा लीजिए FIR शब्द को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। क्योंकि जब आप भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पढ़ते हैं, जिसको हम साधारण शब्दों में BNSS कहते हैं, BNS का मतलब हुआ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173 में बताया गया है कि संज्ञेय मामलों की इत्तला। जब आप भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173 पढ़ेंगे, सेक्शन 173 पढ़ेंगे, तो इसमें बताया गया है संज्ञेय मामलों की इत्तला कैसे दी जाएगी। तो संज्ञेय मामलों की इत्तला का उल्लेख किया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173 में, न कि FIR शब्द का प्रयोग किया गया है धारा 173 में। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के धारा 173 में बताया गया है संज्ञेय मामलों की इत्तला। और संज्ञेय मामले आपको पिछली क्लास में बताया जा चुका है कि संज्ञेय मामला क्या होता है। जिस मामले में पुलिस अधिकारी बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के, या कह सकते हैं बिना वारंट के, यदि आपको गिरफ्तार कर ले, ऐसे अपराध को हम क्या कहते थे, संज्ञेय अपराध कहते थे। तो जब भी कोई संज्ञेय अपराध गठित होता है, तो जो पीड़ित पक्ष होता है, या कह सकते हैं पीड़ित व्यक्ति जो होता है, वो क्या करता है, थाने के भार साधक अधिकारी के पास जाता है, और थाने के भार साधक अधिकारी को क्या करता है, इत्तला देता। और इत्तला का मतलब होता है सूचना देता है कि हमारे साथ साहब ये अपराध घटित हुआ है। तो जब साहब को ये बताया जाता है, साहब का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि पुलिस अधिकारी, मतलब अन्वेषण अधिकारी, जो उस थाने का भार साधक अधिकारी होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, पुलिस अधिकारी कहते हैं। तो थाने के भार साधक अधिकारी को संज्ञेय मामलों की जब इत्तला दी जाती है, तो किस धारा के तहत दी जाती है, उसी धारा को कहते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 173। पहला प्रावधान तो ये हुआ कि आप संज्ञेय मामलों की इत्तला किस धारा के तहत देते हैं, तो उस धारा का नाम क्या है, 173। लेकिन किस किस आधार पर दे सकते हैं, कैसे कैसे दे सकते हैं, कौन कौन दे सकता है, इन सब बातों का उल्लेख किया गया है इसी धारा में। जब आप पहले, आपको बताया जा चुका था पिछली क्लासों में कि हम पहले एक किताब पढ़ते थे IPC, CRPC और भारतीय एविडेंस एक्ट, जिसको कहते थे हम इंडियन एविडेंस एक्ट। लेकिन अब इसके नाम को क्या कर दिया गया है, पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया गया है। अब हमारा क्या हो चुका है, अब हमारा हो चुका है BSA, जिसको हम कहते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो जब आप पहले की किताब पढ़ते थे उसमें कुछ अलग प्रावधान थे, लेकिन वर्तमान में जो है वो अलग प्रावधान हो चुका है। अब हमको जब FIR लिखवाना होता है तो उसके 3 मुख्य बिंदु हैं। पहला, या तो हम लिखित रूप से दे सकते हैं, या तो हम उसको मौखिक रूप से दे सकते हैं, और एक नया प्रावधान हो गया है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, जो पहले के किताबों में नहीं दिखाई देता था। मतलब पहले के जो महत्वपूर्ण किताबें चलती थी, या पहले का जो महत्वपूर्ण कानून चलता था, उसमें यह प्रावधान नहीं था, जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम की कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक संसूचना। अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, FIR को दर्ज कर सकते हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। पहला आपका क्या है, लिखित माध्यम से, दूसरा आपका क्या है, मौखिक माध्यम से, और तीसरा क्या है आपका, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। और इन तीनों माध्यमों से
जो कोई भी संज्ञेय अपराध की जो सूचना दी जाती है वो किस धारा के तहत दी जाती है? 173 के तहत दी जाती है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का एक जो नया कॉन्सेप्ट आया है वो है जीरो एफआईआर। अब ये जीरो एफआईआर होता क्या है? तो जीरो एफआईआर का जो पोर्शन है वो ये बताया गया है, जीरो एफआईआर का जो बात बताई गई है कि जीरो एफआईआर होता क्या है। पहले कोई भी अपराध गठित होता था तो आपका जिस जगह पे, जिस स्थान पे वो अपराध गठित हुआ है उसका जो क्षेत्र आता था, वो जिस थाने के क्षेत्र के अंतर्गत आता था, उसी थाने में आपको एफआईआर दर्ज करने का क्या था? अधिकार था। मगर नई सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई और उस सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को भारत की नई कानून में क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। जो वर्तमान में भारत का नया कानून क्या है? लागू है, जिसको हम कहते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया है और वही कॉन्सेप्ट है जीरो एफआईआर। अब ये जीरो एफआईआर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो जीरो एफआईआर का शाब्दिक अर्थ ये होता है कि आपका कोई भी अपराध किसी भी थाने में दर्ज किया जाना क्या है? अति आवश्यक है, यदि वो अपराध किसी भी क्षेत्र में हुआ। मतलब यदि आप कहीं जा रहे हैं और उस स्थान पर कोई आपके साथ अपराध हुआ, लेकिन आपको आगे चल के मालूम चला कि ये अपराध मेरे साथ हो चुका है, तो जो भी नजदीकी थाने होंगे या कह सकते हैं जो भी नजदीकी पुलिस स्टेशन होगा, उस स्टेशन पर जाकर आप अपनी एफआईआर को क्या कर सकते हैं? दर्ज करवा सकते हैं। वहां के थाने के भार साधक अधिकारी यह कहकर आपको मना नहीं करेंगे कि यह हमारे न्यायिक क्षेत्र में या यह हमारे क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। इसी कॉन्सेप्ट को कहा जाता है जीरो एफआईआर। उस पुलिस अधिकारी का कर्तव्य होगा कि उस एफआईआर को क्या करें? उस क्षेत्र के अंतर्गत ट्रांसफर करें। यह उस पुलिस अधिकारी का कर्तव्य होगा कि वहां से क्या किया जाए? उस पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन में जहां का वो क्षेत्र आता है, उस क्षेत्र में क्या किया जाए? वो ट्रांसफर किया जाए उस एफआईआर को। ये सबसे नया पहलू क्या किया गया है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में क्या किया गया? लागू किया गया। मतलब आप दो चीजें पढ़े। पहला चीज ये कि संज्ञेय मामलों की इत्तला भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173 में बताई गई है। दूसरा कॉन्सेप्ट, एक नया प्रावधान जोड़ा गया है जिसको हम कहते हैं जीरो एफआईआर। मतलब आपका एफआईआर किसी भी थाने में दर्ज किया जा सकता है और उस पुलिस अधिकारी का कर्तव्य है कि उस एफआईआर को जिस क्षेत्र के अंतर्गत वो आता है वहां पर क्या करे? ट्रांसफर करे। ये एक सबसे नया पहलू जोड़ा गया है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173 में बताई गई है कि जब भी कोई एफआईआर दर्ज किया जाता है, वो जीरो एफआईआर हो या संज्ञेय मामलों की इत्तला हो, तो जो पीड़ित पक्ष आपके पास आया है तो उस अन्वेषण अधिकारी या कह सकते हैं उस भार साधक अधिकारी या उस पुलिस अधिकारी का कर्तव्य है कि उस व्यक्ति को पढ़कर सुनाए जो भी एफआईआर में वो बातें लिखी गई हैं, और साथ ही साथ उस पर उस व्यक्ति के, उस पीड़ित व्यक्ति के क्या करें? हस्ताक्षर को ले। ये उस पुलिस अधिकारी का क्या है? कर्तव्य है। और साथ ही साथ उसकी एक प्रति, मतलब एफआईआर कर दें या संज्ञेय मामलों की इत्तला कर दें, संज्ञेय मामलों की इत्तला की एक प्रति उस पीड़ित पक्ष को देना जरूरी है। यह पुलिस अधिकारी का क्या है? कर्तव्य है। अलग अलग सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के माध्यम से, और अभी हाल ही में आप देखे होंगे जोधपुर में एक महत्वपूर्ण ऐसी ही घटना हुई जब पुलिस अधिकारी ने अपने शक्ति का क्या कर रहा था? दुरुपयोग कर रहे थे। तो वर्तमान समय में यदि कहा जाए, भारत के कानून की तरफ से कहा जाए, तो उस एफआईआर को, वो जीरो एफआईआर हो या वो एफआईआर हो जिसको हम संज्ञेय मामलों की इत्तला करते हैं, उसको पीड़ित के द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए और साथ ही साथ पीड़ित को पढ़कर सुनाया जाए सुस्पष्ट कि जो बातें वो बोला है वही बातें इस पर लिखी गई है, और साथ ही साथ उसकी एक प्रति उस पीड़ित को दी जाए। ये पुलिस अधिकारी का क्या है? कर्तव्य है। और साथ ही साथ उस पीड़ित का क्या है? ये अधिकार है। ये एक सबसे महत्वपूर्ण दो पहलू था जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के धारा 173 में क्या किया गया है? बताया गया है। और यहीं पर एक और प्रावधान बताया गया इसके परंतु में यह बताया गया है कि जब भी कोई अपराध महिला से संबंधित हो, और महिलाओं से संबंधित बहुत प्रकार के अपराध होते हैं, जैसे भारतीय न्याय संहिता पढ़ेंगे तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 63 हो, 64 हो, 65 हो, 69 हो,
77 हो, 78 हो, अलग अलग प्रकार के अपराध हैं जिनको भारतीय न्याय संहिता में परिभाषित किया गया है। लेकिन उसमें से कुछ ऐसे अपराध हैं जब वो अपराध घटित होता है उसमें जो पीड़ित पक्ष होगा तो वो जो होता है पीड़ित, वो हमेशा क्या होती है? महिला होती है। और जब पीड़ित महिला एफआईआर दर्ज करवाने आई, जो भारतीय न्याय संहिता में 63, 64, 65, 66, 69 या जिसको आप 69 कहते हैं, साथ ही साथ 76, 77, 78 के जो भी प्रोविजन हैं उसके तहत कोई अपराध घटित होता है तो वहां पर जो अन्वेषण अधिकारी है या पुलिस अधिकारी है, जो थाने का भार साधक अधिकारी है, उसका कर्तव्य है कि वहां पर वो एफआईआर दर्ज करते समय पीड़ित का वहां पे हमेशा कौन हो? महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा ही वो एफआईआर क्या किया जाएगा? दर्ज किया जाएगा। मतलब कहने का मतलब है जो भी मैं भारतीय न्याय संहिता में जो भी प्रावधान बताया हूं 63 से लेकर आपका 78 तक, जिसमें बहुत अलग अलग प्रकार के अपराध है, जो बलात्कार से संबंधित है, महिलाओं के छेड़खानी से संबंधित है, लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित है, डिसरैटिकता से संबंधित है। डिसरैटिकता का शाब्दिक अर्थ ये होता है कि कोई भी ऐसी महिला जो अपना प्राइवेट कृत्य कर रही हो तो आप उसका फोटो खींच नहीं सकते बिना उसके सहमति के। तो ये सब जो अपराध होते हैं, ये सब अपराध में एक जो पीड़ित होती है वो हमेशा क्या होती है? महिला होती है। तो जब भी ऐसे अपराध घटित हो, तो जब भी पीड़ित महिला आपके थाने पे आए या आपके चौकी पर आए, तो वहां पर जब एफआईआर दर्ज किया जाए तो हमेशा वो किसके द्वारा दर्ज किया जाए? महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा दर्ज किया जाए। ये सभी प्रावधान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173 में बताए गए हैं। यदि हम साधारण शब्दों में कहें आपको, तो संज्ञेय मामलों की इत्तला का उल्लेख भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173 में वर्तमान समय में किया गया है, जो पहले दंड प्रक्रिया संहिता में 154 में हुआ करता था। लेकिन अब भारत के नए कानून लागू हो चुके हैं, तो अब सभी प्रकार के नए पहलुओं को जानना आपको जरूरी है। तो ये दरोगा के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक था, जिसको हम संज्ञेय मामलों की इत्तला भी कर सकते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट भी कर सकते हैं। आप लोग संज्ञेय मामलों की इत्तला के बारे में जान गए। अब अगला है, यदि कोई मामला यदि असंज्ञेय है, अब उसकी इत्तला कैसे दी जाती है? तो वो कहा जाता है असंज्ञेय मामलों की इत्तला। असंज्ञेय मामलों की इत्तला, जिसको हम कहते हैं साधारण शब्दों में एनसीआर। जिसको हम क्या कहते हैं साधारण शब्दों में? एनसीआर, इत्तला। असंज्ञेय मामलों की इत्तला। असंज्ञेय मामलों की इत्तला का मतलब ये हुआ एनसीआर। एनसीआर का मतलब नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। जैसे एफआईआर में क्या था? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो एनसीआर में आपका रहेगा नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। मतलब कोई भी असंज्ञेय मामला गठित होता है, तो संज्ञेय मामला और असंज्ञेय मामला आप पढ़ ही चुके हैं पहले वीडियो में। पहले वीडियो में बताया गया संज्ञेय मामला क्या होता है, दूसरे में भी बताया गया था, उसमें भी बताया गया था कि असंज्ञेय मामला क्या होता है। मतलब संज्ञेय मामले और असंज्ञेय मामलों के बारे में आप जान चुके हैं। तो जब भी कोई अपराध असंज्ञेय मामला होता है, तो उसके बारे में जो सूचना दी जाती है वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 174 के तहत दी जाती है। मतलब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 174 पढ़ेंगे आप, तो उसमें बताया गया है कि कोई भी असंज्ञेय अपराध घटित होगा, उस असंज्ञेय अपराध से संबंधित कोई भी सूचना दर्ज की जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? एनसीआर, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। अब नॉन कॉग्निजेबल जब रिपोर्ट दर्ज हो जाती है किसी भी थाने के भार साधक अधिकारी के द्वारा, तो उसमें पुलिस अधिकारी को अन्वेषण करने की शक्ति नहीं होती है। क्योंकि जब भी आप, जैसे इससे पहले आप पढ़े एफआईआर यदि दर्ज हो जाएगी तो उसमें पुलिस अधिकारी को यह शक्ति मिल जाएगी कि वो क्या कर सकता है? आपका अन्वेषण कर सकता है, आपको गिरफ्तार कर सकता है, अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। लेकिन जब भी कोई असंज्ञेय मामला गठित होता है तो उसमें पुलिस अधिकारी की शक्ति क्या हो जाती है? सीमित होती है। और ये सीमित कैसे होती है? कि वो सबसे पहले इसकी सूचना किसको देगा? मजिस्ट्रेट को देगा। बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के, जब तक मजिस्ट्रेट आदेश नहीं देगा तब तक वो अन्वेषण कर ही नहीं सकता।
जैसे कोई मानहानि का मुकदमा दर्ज हुआ तो मानहानि असंज्ञेय अपराध की प्रकृति में आता है। तो ये सबसे पहले जो थाने का भार साधक अधिकारी होगा, जिसके सामने, जिसके समक्ष एनसीआर दर्ज किया गया है, वो क्या करेगा? मजिस्ट्रेट को सूचित करेगा। और जब मजिस्ट्रेट आदेश प्रस्तुत कर देता है, तब वहां से मजिस्ट्रेट के आदेश पर जो थाने का भार साधक अधिकारी है वो क्या करता है? अन्वेषण की शुरुआत करता है। और जब वो अन्वेषण की शुरुआत करता है, तब वो अलग अलग प्रक्रिया, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करेगा, पूछताछ करेगा, वो अलग प्रक्रिया बन जाता है। लेकिन यदि आपको असंज्ञेय मामलों की इत्तला के बारे में समझना है तो असंज्ञेय मामलों की इत्तला का उल्लेख भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 174 में बताया गया है। और इसी धारा में बताया गया है कि वो जो थाने का भार साधक अधिकारी है, मजिस्ट्रेट से परमिशन लेगा, और जब मजिस्ट्रेट परमिशन दे देता है, तब थाने का भार साधक अधिकारी क्या करता है? अन्वेषण की शुरुआत करता है। मतलब एक शाब्दिक अर्थ में समझना चाहिए आप असंज्ञेय मामलों की इत्तला को, तो सबसे महत्वपूर्ण पहलू यही है कि बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के असंज्ञेय मामलों में पुलिस अधिकारी अन्वेषण नहीं कर सकता। तो दो महत्वपूर्ण पहलू के बारे में आप जाने। पहले नंबर पे संज्ञेय मामलों की इत्तला और दूसरे नंबर पे असंज्ञेय मामलों की इत्तला। और ये दोनों टॉपिक आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अलग अलग प्रकार से परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं। यदि यही आपसे पूछा जा सकता है कि संज्ञेय मामलों की इत्तला किस किस माध्यम से दी जा सकती है, तो लिखित माध्यम से दी जा सकती है, मौखिक माध्यम से दी जा सकती है, और एक नया प्रोविजन जोड़ा गया है, इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के माध्यम से दी जा सकती है। और जब भी दूसरा प्रश्न ऐसे बन सकता है कि जब भी कोई महिला व्यक्ति पीड़ित है, जिसके साथ धारा 63, धारा 64, धारा 65 या कह सकते हैं 75, 76, 77, 78 के तहत अपराध गठित हुआ है, तो वो जब अपना रिपोर्ट दर्ज करवाने जाएगी थाने में, तो हमेशा रिपोर्ट किसके द्वारा लिया जाएगा? किसी महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा लिया जाएगा। और असंज्ञेय अपराध से आपसे प्रश्न जो बनेगा कि असंज्ञेय मामलों की जो इत्तला दी जाती है वो किस धारा के तहत दी जाती है, तो धारा 174 के तहत दी जा सकती है या दी जाती है। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण, असंज्ञेय, बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के पुलिस अधिकारी अन्वेषण की शुरुआत नहीं कर सकता। ये दो महत्वपूर्ण पहलू थे। एक था संज्ञेय मामलों की इत्तला और एक दूसरा था असंज्ञेय मामलों की इत्तला। आगे के क्लास में हम फिर से मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ। आपका हमारे डीडीसी क्लासेस पर आने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। अगली क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।